गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग जानते हैं ये टेस्ट के बारे में। जो टेस्ट आपका हुआ है ना, इस टेस्ट के बारे में जानते हैं। उसके बाद जो है पता चल जाएगा इसका खास क्या क्या आंसर है ना। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी है और बहुत लोग तो सही भी किए हैं, लेकिन आइए कोई बात नहीं, आपने जो प्रयास किया वो तो सही है। तो आइए जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। ये अध्याय 6 का टेस्ट है, अर्थात भूगोल का आपका ये अंतिम चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 1 से लेके 6 तक का कभी भी पूरा ऑल टेस्ट हो सकता है। तो आप ऐसा करें कि धीरे धीरे एक एक वीडियो करके इसका पूरा देख लें, है ना ताकि फिर से जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में वो पूरे 100 नंबर का टेस्ट होगा। और आपका यानी कितने क्वेश्चन रहेंगे, जितने जो क्वेश्चन वो आए हुए थे, है ना। 20 छक्का 120 हो गया, है ना। तो लगभग आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 नंबर का किया जाए ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो 50 नंबर का क्वेश्चन होंगे जिसमें कि सबसे ज़्यादा सही विकल्प होंगे और बहुत कम आपका खाली स्थान होगा। और सही जोड़ी में तो जान ही रहे हैं कि 5 ही रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सब पढ़ना अच्छे से। और अब धीरे धीरे मैं ये भी करूँगा कि जो आपका जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन को आप जो है डिटेल करके मुझे देंगे। हर चैप्टर को मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा, लेकिन ये पिछला चैप्टर का जो है क्वेश्चन कुछ आपको दूंगा ताकि आप उसे हल करके मुझे दिखाएं, है ना। तो चलिए आज हम लोग इस टेस्ट के बारे में जो है बात करते हैं, ये कौन कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का कारण क्या है, यानी कारण है। तो आप साफ सी बात देखिए कि जापान ऐसा स्थानों पर है कि चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है और वहाँ का भूमि कमजोर है, जिस कारण वहाँ भूकंप बार बार आता रहता है और भूकंप आने के कारण ऐसा मकान वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। लिखा है, भारत में ग्रामीण अधिवासियों के कितने प्रकार मिलते हैं। भारत में ग्रामीण अधिवासियों के कितने प्रकार मिलते हैं। तो आपने प्रकार देखा कि कितने प्रकार मिलते हैं, 4 प्रकार मिलते हैं। पहला प्रकार था सघन अधिवास, ठीक है। दूसरा विखंडित अधिवास और तीसरा पलिपूर्वा अधिवास और चौथा है प्रकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास। तो कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के अधिवास हो गए, ठीक है। उसके बाद आइए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा 1988 में की गई थी, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ बुक का किस पृष्ठ में मिलेगा तो 75 पृष्ठ में मिलेगा, जिसमें ये ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाला कारक का दूसरा है जाति व सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आप जाएंगे तो वहाँ पे फटास से मिल जाएगा, है ना। ये एकदम बिल्कुल ये काम आप करें, मैं इसमें बुक का कोई दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप वो काम कर लेंगे। सड़क के किनारे स्थित नगर का प्रतिरूप होता है। सड़क के किनारे जो प्रतिरूप होता है, जैसे मान लो ये रोड गया है और इस रोड के किनारे जो बसे हुए लोगों का प्रतिरूप को क्या कहते हैं, कौन सा प्रतिरूप कहेंगे, वृत्ताकार प्रतिरूप कि रेखीय प्रतिरूप। चलिए रेखीय प्रतिरूप कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन है, 10 से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले बसाहट को कहते हैं। क्या कहते हैं, 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या के बसाहट को हम महानगर के श्रेणी में भी रखते हैं या महानगर भी कहते हैं। हालांकि आपको बुक में थोड़ा सा मिल जाएगा ऐसा कि ये महानगर के अंतर्गत नहीं होगा, बट महानगर के अंतर्गत 5 से
10 लाख की बात कर रहा है, तो ये थोड़ा बड़ा जनसंख्या हो गया, इसलिए ये महानगर के अंतर्गत होगा। ठीक है, उसके बाद आइए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मकानों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक तापमान, वायु की गति, आर्द्रता, सभी। हाँ बिल्कुल, सभी प्रकार के, है ना, तापमान और वायु की गति भी और आर्द्रता भी जो है प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। शीत प्रदेश में बर्फ के बने मकानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। जो बर्फ के मकानों में जो है बर्फ के मकान बने हुए होते हैं और वहाँ पे जो है एस्किमो जनजाति रहते हैं। कौन से जनजाति निवास करते हैं? एस्किमो जनजाति निवास करते हैं, ध्यान रखना है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अधिवासों के प्रतिरूपों को कितने भागों में बांटा गया है? अधिवासों के प्रतिरूपों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? अधिवासों के प्रतिरूपों को 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से है देख लीजिए, सुनिए पहले ध्यान से। रेखीय प्रतिरूप पहला, दूसरा आयताकार प्रतिरूप, तीसरा वर्गाकार प्रतिरूप, चौथा वृत्ताकार प्रतिरूप, 5वां है अर्य त्रिज्या प्रतिरूप। अर्य त्रिज्या प्रतिरूप। ठीक है, तो ये आपको 5 प्रकार बता दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया ये नगर की विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है नगर की विकास अवस्था को? 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए पूर्व बचपन की अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था, 5वां है अधेड़ावस्था और 6वां है वृद्धा अवस्था। कुल मिलाकर के कितने अवस्थाओं में बांटा गया? 5 यानी 6 अवस्थाओं में बांटा गया। 5 बोल रहा हूँ, है ना, 6 अवस्थाओं में बांटा गया। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं रिक्त स्थान को भरते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रिक्त स्थान में क्या क्या होगा। पहला है क्या रिक्त स्थान है? पहला मैं मानव अधिवासों, क्या बोला? मानव अधिवास की पहली कड़ी क्या होगा? जहाँ मकान, यानी मानव अधिवास की पहली कड़ी होता है मकान बनाना। क्या? मकान। उसके बाद उसमें रहेंगे फिर भोजन। तो ये तीसरा है भाग, जैसे रोटी कपड़ा और मकान वाला भाग में। टुंड्रा जैसे शीत प्रदेश में किसके घर बनते हैं? बर्फ के। किसके? बर्फ के मकान में, यानी बर्फ के मकानों में लोग निवास करते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा, ये नगरों में खाली स्थान के कारण जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो अधिवास का बात है तो सबसे बात है कि जनाधिक्य होगा। क्या होगा? जनाधिक्य, आधा क और य, जनाधिक्य। क्या होगा? जो मैंने जनाधिक्य का मतलब होता है जनसंख्या अधिक के कारण, है ना। उसके बाद आइए आगे, अगला बात है आपका गांव और नगर के बीच की इकाई को क्या कहेंगे? गांव और नगर के बीच की इकाई को कस्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्बा। कस्बा कहते हैं, ध्यान रखना ना। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा सन कब किया गया? 1988 में किया गया, ध्यान रखना बच्चों, है ना। तो ये हो गया आपका खाली स्थान भी। उसके बाद आइए आगे देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में सही करते हैं कौन कौन सही है और कौन गलत है। तो देखते हैं, पूर्वा या नागला की जनसंख्या कितना होता है? जानते हैं ना, लगभग 50 से 100 तक की जनसंख्या को पूर्वा या नागला पारा मोहल्ला कहा जाता है। उसके बाद नगरीय गांव की जनसंख्या 100 से 5000 तक की होती है। नगरीय गांव जो होता है 100 से 5000 तक होता है। कस्बा की जनसंख्या कितना होता है? कस्बा की जनसंख्या 5000 से 10,000 तक की जनसंख्या होती है। ठीक है, नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक
की जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहेंगे, या नगर यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र को। उसके बाद महानगर की बात आ गया, 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या को महानगर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ये बात है आपका, है ना, कौन, महानगर। ठीक, बन जाएगा अब। तो बस इतने हैं बच्चों, बाकी हम अगले दिन अगला चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बस ये टेस्ट का बात था तो यहाँ तक बात कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, बाकी हम अगले दिन बात करेंगे।